स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी एग्जामिनेशन 2025 के लिए फिजिक्स के सभी यूनिट के बेसिक कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट फार्मूले के सूत्रों की सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसे जैसे टेस्ट सीरीज आगे बढ़ने जा रही है वैसे वैसे स्टूडेंट्स को हर एक यूनिट का मैं यहाँ पर बेसिक दूंगा। और आज की वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं स्थिर विद्युत का। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2025 के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है उसके लिए हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट बेसिक को समझना जरूरी है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फिजिक्स के सभी यूनिट के बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलने जा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पीएनएसटी 2025 फिजिक्स का हर एक यूनिट का आपको बेसिक मिलेगा ताकि टेस्ट अटेम्प्ट करने के पहले आप सभी स्टूडेंट्स का बेसिक क्लियर रहे और वहां पर टेस्ट देने में आपको मजा आ जाए। ठीक है भी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की जो यूनिट हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्थिर विद्युत। जितना भी हमारा सिलेबस टेस्ट में शामिल है सभी का बेसिक आप लोगों के सामने में रखने जा रहा हूं। स्थिर विद्युत में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए किसी सरफेस पर, यहां पर याद रखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल कम से कम समय में यहां पर चीजें सिखाऊंगा। किसी सरफेस पर अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन और अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज की वजह से आवेश की गणना अगर करना हो तो टोटल कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। याद रखिए आवेशों का क्वांटीकरण, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। आवेशों का क्वांटीकरण, यहां से एक आध कभी कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, आवेशों का क्वांटीकरण। और आवेशों के क्वांटीकरण में याद रखिए E की जो वैल्यू है, याद रखिए E की जो वैल्यू है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कुलाम, और N की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगी। कभी भी याद रखिए N की वैल्यू या टोटल आवेश की वैल्यू कभी भी इस टाइप की नहीं आएगी 1/2E या 2/3E या 1/3E। ये इस टाइप की जो सिचुएशन है, इस टाइप की सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी, ये आपको याद रखना है। जो भी नंबर्स आएंगे वो सरल क्रमांक में आएंगे, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो आवेशों के क्वांटीकरण से रिलेटेड एक फॉर्मूला है इस यूनिट के अंदर, बेसिक में है, स्टार्टिंग में है, ये आपको याद रखना है। और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे कभी कभार एक आध न्यूमेरिकल बन जाता है। नेक्स्ट जो इस पूरी यूनिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है आपका क्या, कूलाम का नियम। ठीक है भी, कूलाम का नियम। तो ये आपको याद रखना है, कूलाम का नियम क्या चीज है। ये कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं। ये बेसिक आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा याद रखिए आवेश के बारे में थोड़ा सा मात्रकों के बारे में पता होना चाहिए कि एक कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 ESU, मतलब ये स्थिर विद्युत कूलाम। और एक कूलाम इज इक्वल टू 1/10 AB कूलाम, ABC। ठीक है भाई, ये होता है EMU, विद्युत चुंबकीय मात्रक और स्थिर विद्युत मात्रक। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे जो डेटा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो एक कूलाम का स्थिर विद्युत जो मात्रक है या एक कूलाम ऐसा ही मात्रक है, उसको CGS पद्धति में अगर हम बोलेंगे तो वो ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर स्थिर विद्युत मात्रक। तो 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। और एक कूलाम को अगर हम विद्युत चुंबकीय मात्रक में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ABC, एब कूलाम, ये हो जाएगा 1/10। कभी ऐसे डेटा आपको जरूर याद रखने की जरूरत है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम मान लीजिए -Q और +Q के बीच में हम ले लें, क्योंकि इसका पूरा का पूरा डिटेल जो है लाइव क्लासेस में मैं आपको बता देता हूं। तो -Q और +Q के बीच में अगर मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है, R है, और ये कहां पर रखा हुआ है, निर्वात, और निर्वात में विद्युतशीलता कितनी होती है, ε0। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल, अगर विपरीत प्रकार का आवेश रहेगा तो मान लीजिए आकर्षण बल, और समान प्रकार का जो आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण बल। तो डिटेल में आप जब पढ़ेंगे तो फॉर्मूला कैसा मिलेगा, कैपिटल F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R², या कैपिटल F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये आपको याद रखना है। जब इस टाइप का फॉर्मूला आपके सामने आ जाए, तो याद रखिए ये जो 1/4πε0 की जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी चाहिए 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। अब न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर, ये आपके पास में मात्रक आ गया। तो इससे आप क्या काम कर सकते हैं, सीधे विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो इसका विमी सूत्र जरूर याद रखिए, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, विमी सूत्र, मात्रक और न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके अलावा ये निर्वात की विद्युतशीलता ε0 है,
8.854 इंटू 10⁻⁻12 और जो k का मान है 1/4πε0 का जो विमी सूत्र है इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ये आपको याद रखने की जरूरत है। एक और चीज बता दूं, यहां पर याद रखिए, अगर मान लीजिए f की वैल्यू निकालना है और यहाँ पर r के साथ में रिलेशनशिप देखना है और एक बार q1 इंटू Q2 के साथ में रिलेशनशिप देखना है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो याद रखिए Q1 इंटू Q2 दोनों की पावर 2 हो जाएगी, तो Q1 और Q2 के साथ में जो ग्राफ होगा ऐसा होगा और r के साथ में जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से ग्राफ होगा। तो ये r, क्योंकि f इज विद क्रमानुपाती ऑफ r स्क्वायर और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, तो जैसा रिलेशनशिप होगा उस टाइप का ग्राफ होगा। तो इस टाइप के ग्राफ भी आपको समझने की बहुत जरूरत है। तो ये हो गया कूलाम के नियम का एक प्रकार से जनरल फॉर्मूला। इसमें कई प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं। Q1 Q2 की वैल्यू दे दी जाएगी, r की वैल्यू दे दी जाएगी, 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 9 इंटू 10⁻9 है, और इसके बेसिस पर कई बार जो है वैल्यूज वाले न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कई बार परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, इसके बाद याद रखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े से अनएक्सपेक्टेड रहते हैं। कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं? जैसे ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, f इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r³ और ये r2 माइनस r1। तो याद रखिए इसका सदिश निरूपण वाला मामला है। ये सदिश निरूपण वाला सूत्र भी कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो इसका जरूर याद रखिए। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार से आप लोगों को टेस्ट किया जा सकता है और ऐसे फॉर्मूले आपके सामने बनाकर रखे जा सकते हैं। तो जब कभी भी सदिश निरूपण में r2 माइनस r1 की सिचुएशन आएगी तो उसका परिमाण का नीचे में एक और बार गुणा हो जाएगा। वो एकांक सदिश वाला मामला है। जब डिटेल क्लासेस चलती तो वहां पर हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका बल के बारे में। अब थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। एक परावैद्युतांक नाम की चीज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है भाई। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब याद रखिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं है, निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता का तुलना है। तो यहां पर याद रखिए माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन m और निर्वात की जो विद्युतशीलता है एप्सिलॉन 0, इनका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? वो परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। याद रखिए निर्वात का जो परावैद्युतांक होगा वो कितना हो जाएगा? 1, और जितने भी जो दूसरे जो पदार्थ होंगे उनका परावैद्युतांक 1 से ज्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए K फॉर वाटर लगभग 80 के आसपास होता है, एबोनाइट का लगभग 2.8 होता है, एम्बर का लगभग 2.8 के आसपास होता है, मोम का लगभग आपका 2 के करीब होता है। इसके अलावा मान लीजिए कांच का लगभग मान लीजिए 5.7, अभ्रक का 5.7 से लेकर के 6.7। इसके अलावा जो वायु का होता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का मान लीजिए, तो ये 1.0027 के आसपास। तो ऐसे जो डेटा है आप जरूर याद रखें। कोई भी धातु या जो मेटल है उसका कितना होता है? अनंत। ये जरूर याद रखिए, ये टेबल आप बना लीजिएगा, ये आपके बुक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ से कोई खास क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो इस टाइप के जो डेटा होते हैं, अगर आपको याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। बाकी परावैद्युतांक कुछ नहीं है, निर्वात की विद्युतशीलता से किसी माध्यम की विद्युतशीलता का जो है ये डायरेक्टली एक डिफरेंस है, और ये भी मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं आवेश घनत्व। एक टॉपिक होता है इस यूनिट के अंदर आवेश घनत्व, ठीक है भाई, आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व में बेसिकली 3 टॉपिक होते हैं। एक आपका रेखीय आवेश घनत्व, एक आपका हो गया रेखीय आवेश घनत्व, फिर उसके बाद एक हो गया आपका सरफेस आवेश घनत्व। सरफेस आवेश घनत्व में एक हो गया आपका रेखीय आवेश घनत्व, एक हो गया आपका सरफेस आवेश घनत्व, और एक हो जाएगा आपका आयतन आवेश घनत्व, ठीक है भाई। तो ये 3 प्रकार की सिचुएशन है, 3 प्रकार की सिचुएशन है। तो याद रखिए, ये 3 प्रकार की सिचुएशन है। तो 3 प्रकार की सिचुएशन में मान लीजिए ये हो गया यहाँ पर सतह पर आवेश, ये सतह पर आवेश हो गया, और ये इसके वॉल्यूम के ऊपर आवेश की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेखीय आवेश घनत्व में किसी चालक के बारे में बात करते हैं, सतह आवेश घनत्व के बारे में हम किसी सरफेस के बारे में बात करते हैं, और आयतन आवेश के बारे में कि 3D, मतलब ये आपका 1 डायमेंशन बॉडी, 2 डायमेंशन बॉडी, 3 डायमेंशन बॉडी। याद रखिए लैम्डा इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई dl।
याद रखिए कूलाम डिवाइडेड बाय मीटर, यहां पर एक न्यूमेरिकल आया है कई बार, ठीक है भी, मतलब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कई बार आए हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी से आए, सिंपल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हो जाएगा आपका सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एस, ये सरफेस वाला मामला हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें वॉल्यूम में तो ये हो जाएगा आपका रो इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा कूलाम मीटर क्यूब। छोटी क्वांटिटीज के लिए सेंटीमीटर क्यूब भी लिया जा सकता है। तो ये हो गया आपका आवेश घनत्व के बारे में, यहां से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं क्या टॉपिक इसके बाद और क्या क्या टॉपिक है, मैंने यहाँ पर सीरीज याद रखा है। सदिश निरूपण मैंने बता दिया है, परावैद्युतांक बता दिया। अच्छा एक और चीज है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास में एक बॉडी है इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी है प्रोटॉन, ठीक है, एक बॉडी है इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी है प्रोटॉन। एक्चुअल में बल की तुलना, यहाँ पर बल की तुलना पर भी जो है क्वेश्चन बनता है। बल की तुलना किसके किसके बल की तुलना, एक है विद्युत बल की तुलना और साथ में गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। गुरुत्वाकर्षण बल 11th क्लास का पोर्शन होता है, जहां पर हम द्रव्यमानों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास मान लीजिए m2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। इसके ऊपर जो आवेश है वो 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 है, इसके ऊपर भी आवेश 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19, ये प्लस और माइनस का खेल, ठीक है। अब सीधी सी बात है, द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल और आवेश की वजह से स्थिर विद्युत बल। तो सबसे पहले कैपिटल एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी, याद रखिए इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल और दोनों के बीच में जो स्थिर विद्युत बल कार्य करेगा उसका अनुपात का आपको याद रखना है, डाटा याद रखना है, 2.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -39, ये है अनुपात। 2.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 39, माइनस नहीं, 2.27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 39, ये डेटा आपको याद रखना है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो आकर्षण बल है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनका अनुपात देखिए कितना ज्यादा है स्थिर विद्युत बल। फिर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि प्रोटॉन और प्रोटॉन ही हो जाए, प्रोटॉन और प्रोटॉन होगा तो प्रतिकर्षण होगा। ऐसी स्थिति में जब प्रोटॉन और प्रोटॉन होगा तो प्रतिकर्षण होगा और उनके द्रव्यमानों की वजह से भी एक आकर्षण बल कार्य करेगा, द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल, और आवेश क्योंकि सेम नेचर के हैं तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में ये जो स्थिर विद्युत का बल Fe और आपका द्रव्यमान की वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल है Fg, उनका जो अनुपात है 1.24 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 36। देख लीजिए यहां पर भी स्थिर विद्युत बल की जो वैल्यू है गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर प्रतिकर्षण हो जाए, सेम डिस्टेंस पर हमको रखना है, तब स्थिर विद्युत बल Fe और गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल, और उनके आवेश एक दूसरे को रिपल्स करने की कोशिश करेंगे प्रतिकर्षण बल। तो Fe यहां पर दोनों में प्रतिकर्षण बल है, तब की कंडीशन में 4.17 10 टू द पावर ऑफ 42। देख लीजिए क्वेश्चन ये बन सकता है, इन तीनों कॉम्बिनेशन में सबसे प्रबलतम फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का स्थिर विद्युत बल का प्रतिकर्षण प्रभाव। ये डेटा आप याद रख लीजिए, कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये हमेशा याद रखिए, ऐसी चीजें जो है परीक्षा में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र, याद रखिए विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश से निकलने वाली बल रेखा जितनी डिस्टेंस तक जा सकती है, जहां तक उसका इंपैक्ट हो सकता है, जहां तक भी उसका इंपैक्ट हो सकता है, वो सबका सब क्षेत्र क्या कहलाता है, वो सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है, वो सबका सब क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q। हालांकि किसी भी बल रेखा को अगर हम न रोके, कोई रोकने वाला अगर ना हो, कोई बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो, कोई बीच में धातु ना हो, तो बल रेखाएं कहां तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। निर्वात में बल रेखा कहां तक ट्रेवल कर सकती है, अनंत तक कर सकती है। लेकिन हम बात करेंगे कि एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अगर देखना है तो हमको सबसे पहले दो आवेशों के बीच में अगर मान लीजिए आवेश Q1 और आवेश Q2 अगर मान लीजिए यहां पर रखा हुआ है, आवेश Q1 आवेश Q2, दोनों के बीच में जैसा भी बल कार्य कर रहा है, चाहे वो आकर्षण वाला हो चाहे प्रतिकर्षण वाला कॉम्बिनेशन हो, तो एक आवेश दूसरे पर बल लगाएगा। एक आवेश जिस आवेश पर बल लगाया जाएगा तो उस आवेश को जो बल एक्सपीरियंस होगा उसी से कंफर्म होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये एक सदिश राशि है, क्योंकि बल एक सदिश राशि, आवेश एक अदिश राशि है।
विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, ठीक है भाई। बल, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए F की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आप Q1 से डिवाइड कर दीजिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि Q2 ने Q1 के ऊपर बल लगाया, Q1 से Q1 कट जाएगा तो कैपिटल E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल E इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर। Q2 Q1 से Q1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप से विद्युत क्षेत्र का एक नया फॉर्मूला मिल गया, E इज इक्वल टू Q2 मतलब 1/4πε0 आर स्क्वायर। क्या रिलेशनशिप मिला, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ε0, और E इज सॉरी व्युत्क्रमानुपाती, और E व्युत्क्रमानुपाती होगा कितने के बराबर, आर स्क्वायर के। ग्राफ भी बना सकते हैं, याद रखिए ग्राफ भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने रख दिया है R, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने रख दिया R और यहाँ पर रख दी हमने त्रिज्या। याद रखिए व्युत्क्रमानुपाती रिलेशनशिप ग्राफ इस टाइप से बनेगा, उल्टा परवलय बनेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस टाइप से विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ में रिलेशनशिप है और किस टाइप से दूरी और E के बीच में रिलेशनशिप की वजह से ग्राफ कैसा बनता है, न्यूमेरिकल कैसा बन सकता है। सारी कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, मैंने हल्का सा बता दिया। अच्छा, इसका सदिश निरूपण भी अगर आपको देखना है, सदिश निरूपण अगर आप देखना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र का, तो कैपिटल E इज इक्वल टू वही हो जाएगा Q 4πε0 r क्यूब, और ये हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, जैसे हमने बल में लिखा था। कई बार ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं जो हमको लगता है कि हमने कभी पढ़ा नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं, हमने कोचिंग में देखा नहीं, और फिर आपके लिए उस साल में एक नया क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाता है। और ऐसे कुछ छोटे मोटे प्रश्न आप लोगों को एक दो नंबर करके एग्जामिनेशन में पीछे लेकर के आते हैं, और इस वजह से कई बार स्टूडेंट का रिजेक्शन हो जाता है और अगले साल वो क्वेश्चन आपके सामने नहीं आने वाला है। ऐसी स्थिति में कई बार स्टूडेंट की प्रिपरेशन 3 से 4 साल तक के कंटिन्यू चल जाती है। इसीलिए आप लोगों को शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल क्लासेस जो 249 रुपये की चल रही है, उसमें स्टूडेंट जो है ज्वाइन करके डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जिनको भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ना है कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई आगे भी हम यहाँ पर जो है हर यूनिट के जो डिटेल आपको या शॉर्ट में जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी आपको दी जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं द्विध्रुव क्या होता है। मान लीजिए एक माइनस Q चार्ज है और एक प्लस Q चार्ज है, उसका मास m1, इसका मास m2। पहली कंडीशन, दोनों के मास बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए द्विध्रुव निकाय में जिस भी द्रव्यमान के आवेश शामिल हो रहे हैं उनके द्रव्यमान बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन Q2 इज इक्वल टू माइनस Q1, मतलब अगर ये 2 कूलाम का है तो वो -2 कूलाम का, अगर ये प्लस 1 कूलाम का है तो वो -1 कूलाम का होना चाहिए। Q2 प्लस Q1 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। कई बार एग्जामिनेशन में यही कंडीशन द्विध्रुव की पूछ ली जाती है। द्विध्रुव कौन बनाएगा, जिनके द्रव्यमान अलग अलग हो, जैसे सोडियम क्लोराइड, जिनके द्रव्यमान अलग अलग हो और जिनके ऊपर आवेश की जो मात्रा है वो समान है लेकिन विपरीत हो और आवेश की मात्रा जो है समान है, +1 -1, मतलब समान मात्रा समान हो बट उनका जो नेचर है वो विपरीत हो और मास अलग अलग हो। तो यहाँ पर याद रखिए केमिकल लेवल पर नेचुरल अनबैलेंसिंग हो जाती है, और ये नेचुरल अनबैलेंसिंग की वजह से एक प्राकृतिक घूर्णन उत्पन्न होता है। ये प्राकृतिक घूर्णन ही क्या कहलाता है, द्विध्रुव। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम 2L मानते हैं, 2L, तो कैपिटल P इज इक्वल टू 2QL। इसका पूरा का पूरा एक सदिश का डायग्राम बनता है, डिटेल क्लास में वहां पर हम बताते हैं, लेकिन अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो P इज इक्वल टू 2QL को एक फॉर्मूले के तौर पर याद रखिए। सदिश राशि है क्योंकि सदिश राशि यहाँ पर 2L की वजह से है। -Q और +Q के बीच में ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है जिनके बीच में रोटेशन पॉसिबल है, और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा सदिश राशि क्रिएट करता है, आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको बता दी द्विध्रुव निकाय के बारे में। इस पर भी कई बार न्यूमेरिकल वगैरह आ जाते हैं। अब क्या काम करेंगे, जो हमने द्विध्रुव को पढ़ा, द्विध्रुव को अब सीधे एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे। ये मान लीजिए हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट जो है बहुत सिंपल है, उसको बताने की जरूरत नहीं, आप बुक में पढ़ सकते हैं। उस पर्टिकुलर द्विध्रुव निकाय के अंदर मैंने यहाँ पर एक जो है एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर मैंने यहाँ पर एक द्विध्रुव निकाय को रख दिया। अब द्विध्रुव निकाय के ऊपर बराबर समान विपरीत डायरेक्शन में जो बल लगेगा उससे एक रोटेशन क्रिएट होगा, और इस रोटेशन की वजह से यहाँ पर 3 सिचुएशन क्रिएट होगी, और ये थीटा डिग्री है विद्युत क्षेत्र के साथ में। यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। एक तो रोटेशन जिसको हम बलाघूर्ण बोलेंगे,
एक तो रोटेशन हो जाएगा बलाघूर्ण टाउ इज इक्वल टू ईपी साइन थीटा, जिस विद्युत क्षेत्र में आपने रखा है वो हो जाएगा ई, पी हो जाएगा द्विध्रुव का अभी आघूर्ण हमने निकाले साइन थीटा। इसके अलावा मान लीजिए कि जब रोटेट करेगा तो जो रोटेशन में जो कार्य होगा वो हो जाएगा ईपी 1 माइनस कॉस थीटा। देन उसके बाद अगर मान लीजिए इसको अगेंस्ट घुमाया जाए, डायरेक्शन के अगेंस्ट घुमाया जाए, तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी माइनस ईपी साइन थीटा। तो माइनस ईपी साइन थीटा, ईपी 1 माइनस कॉस थीटा और टाउ इज इक्वल टू ईपी, ये बलाघूर्ण हो गया, ये कार्य हो गया और ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। और स्थितिज ऊर्जा की मानक स्थिति 90 डिग्री होती है, वहां से उसके पास कितनी एनर्जी बची हुई है उसके कोण के आधार पर, सॉरी ईपी 1 माइनस ईपी कॉस थीटा, ठीक है भाई, माइनस ईपी कॉस थीटा, याद रखिए माइनस ईपी कॉस थीटा, माइनस ईपी कॉस थीटा। इनके ग्राफ बनते, मैं यहाँ पर एक ग्राफ आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक ग्राफ में आपको बता दे रहा हूँ। अगर ई इस डायरेक्शन में है, पी इस डायरेक्शन में है, तो याद रखिए यहाँ पर टाउ इस डायरेक्शन में होगा, तीनों के आपस में जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे। ये आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल इसके ऊपर आता है, न्यूमेरिकल इसमें कई बार आते, ग्राफ पूछ लिया जाता है। और याद रखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यूज है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो रोल है, इसलिए आपको ये सब सारी चीजें समझने की जरूरत है, मैंने अभी आपको बता दी। अच्छा, इसके बाद जो है एक और स्थिति बनती है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। ये क्या बनाएंगे? द्विध्रुव निकाय बनाएंगे अगर इनका समान मात्रा में वैल्यू है और अगर ये असमान टाइप के द्रव्यमान से अगर निर्मित है। अब ऐसी स्थिति में इनके जो नेचुरल जो आघूर्ण होंगे, इन नेचुरल जो आघूर्ण होंगे उस नेचुरल आघूर्ण को समझने की कोशिश करते हैं, 3D में समझने की कोशिश करते हैं। अगर 3D में अगर ये पिक्चर क्रिएट हो जाता है, सॉरी 3D में अगर ये पिक्चर क्रिएट हो जाता है तो देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक डायग्राम है, ये हमारे पास में एक डायग्राम है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में मान लीजिए हमने यहां पर एक आवेश ले लिया, यहां पर ले लीजिए माइनस क्यू और ये हो गया आपका प्लस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू में याद रखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री वाली लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ये 180 डिग्री वाली लाइन है, और इसी को हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं? अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। इसके अलावा जितने भी पॉइंट होंगे, इसके अलावा जितने भी पॉइंट होंगे वो सब के सब क्या है? वो सब के सब निरक्षीय स्थिति हो गया, सब के सब निरक्षीय स्थिति हो गया। ऐसी स्थिति में ये वाला एंगल 90 डिग्री, याद रखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री। अब इस पूरे के पूरे डायग्राम का एक सॉल्यूशन अक्षीय स्थिति और पूरी रिमेनिंग 90 डिग्री में आपका क्या हो जाएगा? निरक्षीय स्थिति। इस चीज को समझने के लिए कैपिटल ई, ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होगी वो कितनी है? P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब, ये r क्यूब है, और वर्गमूल के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अक्षीय स्थिति में रखेंगे 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो यहां पर याद रखिए ई अक्षीय, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। और स्पेशल कंडीशन अब अगर हम रख दे, बाकी पूरे एंगल को छोड़ दे, 30 डिग्री 45 डिग्री सबको अगर हम छोड़ दें, तो ऐसी स्थिति में याद रखिए ई निरक्षी, ये हम इस वाले की बात करें 90 डिग्री, तो ई निरक्षी वो भी 90 डिग्री का, तो ये हो जाता है आपका P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। तो यहां पर देखिए, यहां पर P आ रहा है और यहां पर कितना आ रहा है? 2p। तो इस वाली लाइन पर क्या रहेगा? इस वाली लाइन पर 2 गुना, इस वाली लाइन पर 2 गुना, यहां पर 1 गुना, यहां पर 1 गुना, 2 से लेकर के 1, ये कम हो रहा है, ये कम, याद रखिए यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ये बढ़ रहा है, ये फिर कैसा हो रहा है? फिर ये कम हो रहा है, फिर ये कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। तो याद रखिए कई बार क्वेश्चन आते हैं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच क्या हो रहा है? कम। 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री के बीच में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में फिर बढ़ रहा है। यहाँ कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ हमने खत्म कर दिए। तो ये पढ़ाई करने का टेक्निक होता है जहां पर आप एक डायग्राम के अंदर से एक पूरे टॉपिक का निचोड़ आपने 5 मिनट में खत्म कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ये पूरा का पूरा गेम इस टाइप से होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे फ्लक्स के बारे में। मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है,
इसको भी थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि 3D में मैंने यहाँ पर एक आवेश ले लिया, 3D में ये यहाँ पर एक मैंने डायग्राम ले लिया। इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने मान लीजिए कि यहाँ एक सरफेस है, सॉरी एक्चुअल में 3D नहीं है, हम यहाँ पर बात करेंगे प्लेनर ज्यामिति के बारे में। हमने एक सर्कुलर फॉर्मेट में ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक आवेश ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक +q आवेश ले लिया। +q आवेश से ऐसे इस टाइप से बल रेखाएं निकल रही, इस टाइप से बल रेखाएं निकल रही, और मुझे ऑब्जर्व करना ये वाला एरिया, मुझे ऑब्जर्व करना है ये वाला एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए ये है मेरा वो वाला एरिया जहां से हमको फ्लक्स को ऑब्जर्व करना है। तो इलेक्ट्रिक लाइन की सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो ds को प्रदर्शित करेगी, सॉरी ds को प्रदर्शित नहीं करेगी, वो e को प्रदर्शित करेगी, और इसका इस पर्टिकुलर सरफेस का अपना एक होगा 90 डिग्री पर, सरफेस के 90 डिग्री पर ये हो जाएगा आपका ds, और इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो उस स्थिति में सरफेस के लंबवत गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाएं होंगी वो फ्लक्स का निर्माण करेगी, फाई। ये हो जाता है आपका कितना, EDS cos थीटा, ये आपको याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल आता है। और मैक्सिमम फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई ε0, जो कि गॉस का प्रमेय होता है, याद रखिए गॉस का प्रमेय। अच्छा याद रखिए निर्वात में है, किसी माध्यम में अगर निकालना है, किसी माध्यम में मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है तो Q डिवाइडेड बाई ε0 परावैद्युतांक से डिवाइड कर देना है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल, डायरेक्ट फॉर्मूले इस टाइप के। अगर कॉस थीटा का ग्राफ अगर आपको आता है तो गॉस के थ्योरम में अलग अलग ज्यामिति है, बेलन है, शंकु है, इनके अलग अलग जो वैल्यूज हैं आपके सामने होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया गॉस प्रमेय के बारे में। इसके अलावा एक और कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके अलावा एक और कंडीशन आती है कि मान लीजिए कि +Q1 है और ये +Q2 है, तो इनकी जो बल रेखाएं होंगी ये इस टाइप की सिचुएशन बनाएंगी, और यहाँ कहीं पर भी बीच में कहीं पर भी बीच में होगा या नहीं होगा डिपेंड करेगा कि आवेश की वैल्यू कैसी है। तो यहाँ बीच में कहीं पर भी, बीचों बीच में नहीं, कहीं भी, वो डिपेंड करेगा Q1 और Q2 की वैल्यू कैसी है। Q1 और Q2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा। न्यूट्रल पॉइंट मतलब उदासीन बिंदु। वो जो न्यूट्रल पॉइंट उदासीन बिंदु की यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है y, इसका क्षेत्र E1 है, इसका क्षेत्र E2 है। याद रखिए E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू, E1 अगर इधर पर है तो याद रखिए इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा x और उसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा तो y² डिवाइडेड बाई x²। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। इस रिलेशनशिप पर भी न्यूमेरिकल जो है, इस रिलेशनशिप पर भी जो है न्यूमेरिकल जो है बनता है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे कई फॉर्मूले होते हैं जिस पर न्यूमेरिकल बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उदासीन बिंदु से अलग अलग पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ऐसा कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला आपके सामने आता है। कुछ अलग से अगर मान लीजिए देखा जाए बल और भार के बारे में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए एक Q आवेश यहाँ पर है और एक Q आवेश यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में स्थिर विद्युत बल काम कर रहा है, लेकिन इसका मास जो है, इसका मास ये उसकी वजह से, और वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट के अंडर में आता है, तो W इज इक्वल टू mg इसका वेट हो जाएगा। अब ये मान लीजिए कि क्षैतिज के साथ में थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। अब ये वैल्यू आपको पता है कैपिटल और निर्वात में रखा है, मान लीजिए तो 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2, और हम लेकिन इस मास को तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेगा, तो वर्टिकल जब फोर्स बैलेंस करेगा तो उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, F sin थीटा। याद रखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है नीट में आते हैं। तो F sin थीटा इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, ये बैलेंसिंग फोर्स, तो कैपिटल F इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई साइन थीटा, या यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाई Q2 4πε0 r² इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ऐसे कई सिचुएशन आ जाती है, Q1 Q2 साइन थीटा इज इक्वल टू mg 4πε0 r²। ऐसे कई सिचुएशन आपके सामने बनाकर रख दी जाती है। अगर आपको एग्जामिनेशन एक बार में निकालना है, एक साल में निकालना है, तो आपको ऐसे कुछ एक्सेप्शनल टॉपिक हर यूनिट के पढ़ के जाने पड़ेंगे।
बड़ा से बड़ा सिलेबस क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बार अगर आपको एग्जाम नहीं एक ही बार में एग्जामिनेशन निकालनी है तो आपको ऐसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल में पढ़ने के बाद ही जो है आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने का अधिकार मिलता है। आप अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, हालांकि इस यूनिट में अभी मैंने इस वीडियो में और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि टाइम लिमिट की वजह से, जैसे हम लाइव क्लास में वहाँ पर स्टूडेंट को एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं, मैंने पहले भी बोला है 249 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, ये एप्लीकेशन की लिंक है, 249 का पेमेंट करके आप डिटेल क्लास से जुड़ सकते हैं। एग्जामिनेशन तक क्लास लूँगा, पूरा फिजिक्स, ये जो 12th क्लास का जो PNST के सिलेबस में शामिल है पूरा कवर कराया जाएगा। एक एक टॉपिक हम कवर कराते हैं, जो एक्सेप्शनल जो टॉपिक है इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल जो है मैं कराऊंगा, क्योंकि अभी फर्स्ट यूनिट वहाँ पर भी चल रही है, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगभग आगे जा रही है। तो यहाँ पर यूट्यूब पर जो स्टूडेंट है उनके लिए जो है पूरा का पूरा एक वन शॉट वीडियो है, यूनिट वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो आप लोग के सामने लेकर के आ रहा हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे विभव के बारे में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।